हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर नंबर 15 है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था उसका कंटिन्यूएशन है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रेजरी मैनेजमेंट, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या मैनेज करते हैं, बैंक क्या क्या मैनेज करती है और क्या क्या चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये जो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स है, इस चैप्टर का नाम, वो मेनली बैंक्स डील करती है। एक तो फॉरेक्स प्रोडक्ट्स है, ये आपको भी पता होगा, फॉरेन करेंसी जिसमें डील होती है। एक मनी मार्केट प्रोडक्ट्स है, एक है सिक्योरिटीज। और दो चीज जिसमें बैंक डील नहीं करती है मगर हमारे मार्केट में वो अवेलेबल है मगर बैंक उसमें डील नहीं करती है, वो है एक इक्विटीज और दूसरा ऑप्शंस। तो ये दोनों में हमारी गवर्नमेंट हमारी बैंक डील नहीं करती है। तो अब हम लोग इस फॉरेक्स प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे उसको वो पढ़ेंगे। मनी मार्केट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएंगे वो पढ़ेंगे, और सिक्योरिटीज में क्या क्या आएंगे वो पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं फॉरेक्स प्रोडक्ट्स में। तो ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर हम लोग मॉड्यूल सी पढ़ रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बस इसके टर्म्स टफ है। अगर आपको टर्म्स समझ में आ गए तो ये चैप्टर पे आपका कंट्रोल हो जाएगा और आप एग्जाम में आंसर करके आओगे। तो सबसे पहले फॉरेक्स प्रोडक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे स्पॉट। तो ये पहला टर्म है हमारा, जो स्पॉट है। स्पॉट क्या होता है? अब जैसे आप फॉरेन करेंसी है आपके पास, जैसे आपको फॉरेन करेंसी लेना है इंडियन करेंसी से, तो आप उस फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए आप उस पर, मतलब एक तो प्रोसेस होगा कि आप उसका रजिस्टर्ड करें, आप रिक्वेस्ट डालें, फिर आपको वो ट्रांजैक्ट होगा, फिर आपको वो डिलीवर होगा। तो इस टाइप का प्रोसेस होता है हमारा टोटल। तो जैसे हम लोग अगर फॉरेक्स के रिक्वेस्ट के लिए कन्वर्टेशन के लिए हम लोग अगर रिक्वेस्ट डाले, वो अगर T+2 डेज में हो जाए तो उसको स्पॉट बोलते हैं। T+2 मतलब जिस दिन आपने रिक्वेस्ट डाला है और 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट एंड ट्रांजेक्शन पूरा हो जाए, मतलब आपको जो करेंसी चाहिए वो आपको मिल जा रहा है, आपसे जो करेंसी वो आपके अकाउंट से कट के उसमें जिस बैंक से आप करेंसी ले रहे हो वहां चले जाए, तो वो पूरे प्रोसेस को खत्म होने में अगर T+2 डेज में होता है तो उसको स्पॉट बोलते हैं। और जितने भी, मतलब हमारे और जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी और एक्सचेंज के डेज होंगे, वो स्पॉट के रेफरेंस के हिसाब से ही बनेंगे। अब स्पॉट रेट में 2 तरह का होता है। जैसे ये T+2 मैक्सिमम है कि T+2 में 2 डेज में आपको ये करेंसी मिल ही जाएगी। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है TOD, एक होता है TOM। TOM का मतलब है टुमारो। अगर T+1 डेज हो तो मतलब आज आपने रिक्वेस्ट किया और कल आपको वो सेटल्ड हो जाए और आपको करेंसी आ जाए, तो वो T1+डे होगा, मतलब टुमारो। एक होता है TOD, मतलब टुडे, मतलब आज आपने रिक्वेस्ट किया, आज ही आपको वो डिलीवर हो जाए और सब कुछ सेटलमेंट हो जाए, तो वो TOD हो जाएगा। तो ये स्पॉट के अंदर ही TOD और TOM आएगा। और ये TOD और TOM का एक खासियत है कि ये दोनों डिस्काउंटेड रेट में होगा एज कंपेयर टू स्पॉट रेट। अब ये आपको समझ में आएगा कि डिस्काउंटेड रेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी आप ट्रेजरी बिल ले रहे हो मार्केट से, चलो आप ट्रेजरी बिल खरीदोगे, ट्रेजरी बिल का कॉस्ट है 100 रुपया, तो आपको ये 90 रुपीज में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये जो 10 रुपीज का डिफरेंस है। और ये ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है, आप 1 साल के लिए अगर ट्रेजरी बिल लिए हो, आप 90 में खरीदोगे और 1 साल के बाद आपको यही 100 रुपया आपको वापस हो जाएगा, तो ये तो आपको 10 रुपीज का फायदा हुआ ना। तो ये जो 100 रुपीज का ही बॉन्ड आपको अगर 90 रुपीज में ही दे दे, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंटेड बिल। और ये जब डिस्काउंटेड है, इसको डिस्काउंटेड बोलेंगे, डिस्काउंटेड बिल नहीं बोलेंगे। तो ये डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल गया, तो इसका मतलब जो इसमें इंटरेस्ट मिलने वाला था वो आपको पहले ही वो 10 रुपया आपको मिल गया, इसलिए सस्ता में आपको ये बिल दे दिया गया। जब ऐसे इस टाइप का अगर कुछ होगा तो उसको डिस्काउंटेड बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ही होता है कि आगे का। फॉर एग्जाम्पल, आगे जाके जैसे आपने कुछ इंपोर्ट कराया, और जैसे हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में ट्रेड कैसे होता है, अगर आप कुछ इंपोर्ट कराए तो जहां से आप इंपोर्ट कराया है वो आपको 3 से 6 महीने का टाइम देगा पेमेंट के लिए। तो आप पूरा यूटिलाइज करेंगे 3 से 6 मंथ का। अगर आप
मान लीजिए आप 3 मंथ के बाद पेमेंट देना चाहते हैं। 3 मंथ के बाद उस डॉलर का रुपी के अगेंस्ट कितना पेमेंट होगा या तो आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आज 75 रुपया है, मगर आपको लग रहा है 3 महीने बाद कहीं ये 80 ना हो जाए। अगर ये 80 हो गया तो आपको इंडियन रुपी ज़्यादा देना पड़ेगा ये डॉलर खरीदने के लिए। तो आप आज ही के रेट में आप एक डील कर लिए और उसी डील और बोले कि आज जो रेट है मैं उसी रेट पे दूंगा आफ्टर 3 मंथ ऑफ टूडेज डेट। तो जो आज का रेट आप फिक्स कर लिए ये एक तरह से एग्रीमेंट हो गया, उस एग्रीमेंट को फॉरवर्ड बोलेंगे। ये सिंपलर लैंग्वेज में मैं आपको समझा दिया हूँ, और आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ये फिर से वीडियोस देखें, आपको समझ में आएगा। तो ये फॉरवर्ड का पर्पस क्या है? तो ये फॉरवर्ड का पर्पस है कि एक तो हमारा रिस्क कम हो गया, क्योंकि आगे जाके अगर 3 महीने बाद डॉलर का दाम इंडियन रुपीज से 80 रुपया हो गया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तो ये आपका रिस्क घटा दिया। दूसरा, ये आपका कॉस्ट घटा दे रहा है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे जितना था उससे कम ही पे यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो ये आपका कॉस्ट भी घटाएगा। तीसरा प्रोडक्ट आता है स्वैप्स। स्वैप्स क्या होता है? जब भी आप स्पॉट और फॉरवर्ड एक साथ करें तो उसको स्वैप बोलेंगे। तो ये स्वैप में क्या होता है एक्चुअली, अब जैसे आज आपने स्पॉट पे एक करेंसी खरीद ली डॉलर, ठीक है, और आप किसी और से, जैसे आप किसी आदमी से स्पॉट पे डॉलर खरीद लिए और डॉलर को ही किसी थर्ड पर्सन को आप फ्यूचर के डेट में बेच दिए। तो ये जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ खरीदने और बेचने का, इसको हम लोग स्वैप बोलेंगे। चौथा प्रोडक्ट है री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देखेंगे। ये जो पहले हम लोग देखे थे डिस्काउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पढ़ते हैं। जैसे कोई भी बिल है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, ठीक है, और आप किसी और से बिजनेस से डील करते हैं, तो आपने सामान बेचा, ठीक है, और आपने बोला कि 3 मंथ के बाद पेमेंट कर देना, मगर आपने जो सामान बेचा और उससे जो पैसा आना था उस पैसे को तो आपको भी तो यूज़ करना था। आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो आपके पास एक बिल आया कि मैं 3 मंथ के बाद पेमेंट कर दूंगा दूसरे बिजनेसमैन से। आप ये बिल लेके बैंक में गए, बैंक वाला ये बिल ले लेगा और इसके बदले आपको कुछ अमाउंट दे देगा। तो इसी के बिल के अगेंस्ट जो अमाउंट देने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये बैंक के पास बिल है, आपके पास पैसे हैं। अब ये बैंक, मान लीजिए बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, अब ये तीसरे बैंक के पास जाएगा या दूसरे बैंक के पास जाएगा, उसको बोलेगा ये बिल ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। जब ये बिल दे देगा, अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बिल रीडिस्काउंटिंग। यहाँ डिस्काउंटिंग हुआ था, यहाँ रीडिस्काउंटिंग हो रहा है। तो ये रीडिस्काउंटिंग जो प्रोसेस जो फॉरेक्स में भी यूज होते हैं वो हमारा चौथा प्रोडक्ट है, ये आपको समझना होगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक चीज समझेंगे जिसको बोलेंगे, अब जैसे ये फॉरेक्स, अब मान लीजिए हमारा जो बैंक है कोई भी, अब इसमें बहुत सारे कस्टमर्स आए और अपना डॉलर दे के चले गए और हम लोग से इंडियन रुपीज लेके चले गए, तो हमारे पास तो सरप्लस ऑफ डॉलर बहुत सारा जमा हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, अब जैसे कोई लोग आए जो डॉलर देने आए, बहुत लोग आएंगे जो डॉलर लेने आएंगे, तो जब दोनों अगर इक्वल हुआ तब तो बैंक के पास प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर बहुत सारे लोग अपना डॉलर दे दिए और इंडियन रुपीज ले गए तो हमारे पास डॉलर बहुत सारा जमा हो जाएगा, मतलब इसको बोलेंगे सरप्लस ऑफ फॉरेक्स। जब ये सरप्लस होगा तो बैंक के पास ये चिंता होगी कि ये सरप्लस को कहीं ना कहीं हम लोग पार्क कर दे ताकि इससे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता रहे। तो ये कहाँ कहाँ ये पार्क कर सकती है ये पैसे? एक तो ये इंटर बैंक लोन में दे सकती है, मतलब अगर दूसरे बैंक को जरूरत है तो उसको दे सकती है। एक होता है इसका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं पे, चाहे वो एडीआर डीडीआर कुछ भी खरीद ले फॉरेन करेंसी का, यानी तो ये नॉस्ट्रो में अमाउंट डाल के छोड़ दे। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं अगर बैंक के पास सरप्लस फॉरेक्स जमा हो गया है तो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मनी मार्केट्स के प्रोडक्ट्स को। अब मनी मार्केट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं ये शॉर्ट में बताता चला जाऊंगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको ये सब चीज़ जो मैं बोलूँगा ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मनी मार्केट प्रोडक्ट्स में एक कॉल मनी होता है। कॉल मनी ओवरनाइट के लिए होता है। जब भी कोई बैंक के पास पैसे की बस एक दिन के लिए कमी हो तो वो कॉल मनी से पैसा ले सकता है, ठीक है। वो कॉल मनी किसी बैंक के थ्रू बैंक टू बैंक
दे सकते हैं। जैसे अगर पीएनबी के पास कम है तो बीओबी उसको कॉल मनी के थ्रू पैसा दे सकती है। और इसका रेट कैसे डिसाइड होता है, किस रेट पे देंगे, वो माइबोर के हिसाब से होता है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। और ये ओवरनाइट के लिए होता है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट है नोटिस मनी, वो होता है 1 दिन से 14 डेज तक के लिए। उसके बाद होता है टर्म मनी, वो होता है ग्रेटर देन 14 डेज टू 1 ईयर, इसको टर्म मनी बोलेंगे, ये एक टर्म है। उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल्स हमारे 3-4 तरीका क्या होती है, 91 डेज, ये 182 डेज, 364 डेज, ये सब। और ये ट्रेजरी बिल जो इशू होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है और ये इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रेडेड होता है, ये इसका कोई फिजिकल कॉपी नहीं मिलता है। और ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करने के लिए इसको इशू कौन करती है, आरबीआई करती है। आरबीआई में आप अगर अभी आरबीआई साइट पे जाते होंगे तो एक ई कुबेर साइट होता है, उसी में ये सारे ट्रेजरी बिल्स ट्रेड होती है। और उसी जो इसका जो अकाउंट, जिस अकाउंट में ये मेंटेन होता है उसको एसजीएल अकाउंट बोलते हैं। एसजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सिडियरी जनरल लेजर। ये सब क्वेश्चंस बनेंगे, मैं अगर ये कंसेप्ट दे रहा हूँ तो ये सबसे क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन करके ये पूरा कंसेप्ट जो मैं आपको समझाता हूँ 150 से 200 क्वेश्चन बनता है। ये आपको दिमाग में रखना है और ये आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि आप इसको आंसर कर सके। ये हो गया ट्रेजरी बिल्स का। अब नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पेपर्स, ये कॉरपोरेट्स के लिए होता है और ये कॉरपोरेट इशू करती है। जैसे ये ट्रेजरी बिल्स हमारी गवर्नमेंट इशू करती थी, ये कॉरपोरेट इशू करती है, क्यों, ताकि उनके पास कुछ पैसे आ जाए। ये 7 डेज टू 1 ईयर के लिए होता है और इसमें मिनिमम अमाउंट 5 लाख होना चाहिए तभी ये इशू होगा। और जैसे ट्रेजरी बिल्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड होता था और वो आरबीआई ट्रेडिंग करवाती थी थ्रू एसजीएल अकाउंट, इसमें भी ये डीमैट फॉर्मेट में होता है। तो डीमैट अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं डिफरेंट बैंक्स में, आपका बैंक भी डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट जरूर रखता होगा। और ये जो सीपी है, इसके बाद मिनिमम ये सीपी इशू करने के लिए मिनिमम उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग मिनिमम A3 होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर बैंक को पैसा चाहिए मार्केट से, मतलब हम लोग जैसे आम आदमी से अगर बैंक को पैसा उठाना है, एक तो डिपॉजिट से उसको आराम से पैसा मिल जाता है, मगर फिर भी उसको अगर हम लोग से या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करना चाहती है बैंक में, उसे पैसा उठाना है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगी और ये ट्रेडेबल होता है। और इसका मिनिमम अमाउंट 1 लाख एंड मल्टीपल्स में इसको इशू किया जाता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन कौन ले सकता है, एक एचएनआई ले सकते हैं। एचएनआई क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इनका कुछ लिमिट होता है कि इतना करोड़ ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। एचएनआई का मतलब होता है कि इनके पास जो नेटवर्थ है वो कुछ करोड़ में होता है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट अमाउंट, बट वो करोड़ में होता है, तभी वो एचएनआई कहलाते हैं। इंटरेस्ट हाई देन रेगुलर डिपॉजिट, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। और 7 डेज टू 1 ईयर के लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा रेपो। रेपो एज वी नो दैट हम लोग आरबीआई से जो पैसा उठाते हैं वो रेपो। अब हम लोग समझेंगे कि ये रेपो से कैसे ट्रांजेक्शन होता है। अब जैसे आरबीआई है, बैंक है, बैंक को पैसे चाहिए, आरबीआई बोलेगा, बैंक को अगर रेपो के थ्रू आरबीआई से पैसा चाहिए तो आरबीआई उसके अगेंस्ट बोलेगा एसएलआर के अलावा आपके पास जितने भी सिक्योरिटीज है आप उसके अगेंस्ट रेपो से हमारे से पैसा ले सकते हैं। अगर एसएलआर के एक्स्ट्रा, जैसे एसएलआर में हमें 18% रखना पड़ता है, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई हमारे पास सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स है उसको आरबीआई को दे के हम लोग रेपो से पैसा उठा सकते हैं। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर ये पूरा एक्स्ट्रा जो एसएलआर के अलावा जितने भी सिक्योरिटीज है वो खत्म हो गए और एसएलआर ही बचा है हमारे पास, तो एमएसएफ के थ्रू एसएलआर का बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज देके हम लोग आरबीआई से पैसा उठा सकते हैं, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बिल रीडिस्काउंटिंग। बिल रीडिस्काउंटिंग का मतलब है जैसे ये बैंक के पास कुछ बिल डिस्काउंटेड है और वो उसके पास उसको पैसे की जरूरत है तो वो इस बैंक को बिल दे के पैसा ले सकता है, तो ये बिल रीडिस्काउंटिंग हुआ। एक होता है सीबीएलओ कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो ये क्या है, ये एक दिन से 1 साल के लिए होता है। और जो भी जैसे कॉल मनी मार्केट जो होता है वो किसके लिए होता है, वो जनरली बैंक्स के लिए होता है। मगर अगर कोई कॉरपोरेट्स है उसको अगर पैसे उठाने हैं
एक दिन के लिए भी, तो वो CBLO के थ्रू उठा सकता है। तो CBLO इज रन बाय द CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और उसमें क्या होता है कि आपको अगर पैसे लेने हैं तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे यहाँ गिरवी रख दीजिए और पैसे ले जाइए, ये CBLO के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट। ये सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट वो सारे इसमें प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए है, वो सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। उसमें क्या क्या आएगा, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगा, एक कॉर्पोरेट डेट पेपर आएगा जो मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए यूज होता है, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स आएंगे। डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स में यही डिफरेंस है कि बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड डिवेंचर्स इशूड बाय द कंपनीज। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मतलब अगर बॉन्ड्स का टेन्योर 5 ईयर है कोई भी बॉन्ड्स का, तो 5 साल के बाद वो जो बॉन्ड्स जो बॉन्ड एक तरह का डेट होता है वो इक्विटी में चेंज हो जाएगा। इक्विटी का मतलब है ओनरशिप आपको मिल जाएगी उस कंपनी की। और सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट में एक इक्विटीज भी आती है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सारा कंसेप्ट हम लोग समझ गए हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट, बैंक्स हैव गेन्ड वाइडर एक्सेस टू द फॉरेन करेंसी फंड्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक डिपॉजिट्स मेंटेन बाय द NRI, हाँ हमारे यहाँ NRI डिपॉजिट करते हैं हमारे बैंक्स में, थ्रू बहुत सारे अकाउंट खोला जाता है NRI का, जो कि हम वो अपने डॉलर्स हमारे यहाँ रखते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा। नेक्स्ट, कैश बैलेंसेस इन द WEFC अकाउंट। WEFC अकाउंट क्या होता है, एक्सपोर्टर्स अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका सारा पेमेंट ये WEFC अकाउंट में रखा जा सकता है। ये हुआ कैश बैलेंसेस इन द WEFC अकाउंट, इससे हमारे कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलती है। नेक्स्ट है फ्लोट फंड्स फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग ECB। हमारे यहाँ बाहर से पैसा उधार लिया जा सकता है, कोई भी कंपनी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग कर सकती है, तो वो जो भी फंड्स वहाँ से आती है वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग इज नथिंग बट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉरेन करेंसी फंड। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट यूज्ड टू हेज करेंसी। हेजिंग क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके कि कोई भी डॉलर मतलब $1 ₹75 आज, और आपने कुछ इंपोर्ट करा है, आपको पेमेंट करना है, मगर वो 3 महीने बाद $1 80 हो गया, तो आपको ज़्यादा पैसा इंडियन रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए। तो आप इसी को अगर आप आज के रेट में ही लॉक कर दें और 3 महीने बाद भी आप इसकी रेट पे डॉलर खरीद पाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हेजिंग ऑफ द करेंसी। मतलब आपने अपने आप को प्रोटेक्शन कर लिया, उसी को हेजिंग ऑफ द करेंसी बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है जो हेज करेंसी के लिए नहीं यूज होता है, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये बैंक का प्रोसेस है, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो उस लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी देगा, उसी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो सिक्योरिटाइजेशन होता है। जैसे मॉर्टगेज जो करते हैं आप किसी के घर का, अगर आप किसी को लोन दिया है तो वो एक तरह से सिक्योरिटाइजेशन है। तो ये हेजिंग के लिए यूज होता ही नहीं है, करेंसी का यहाँ कंसेप्ट है, यहाँ सिक्योरिटाइजेशन घर और लोन का कंसेप्ट है, तो ये होगा ही नहीं। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड से हम करेंसी को लॉक कर सकते हैं और हम लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग करेंसी हेज करते हैं, स्वैप्स के थ्रू भी हम लोग करेंसी हेज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज ओपन पोजीशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हम लोग इसमें यहाँ देखते हैं। ओपन पोजीशन का मतलब है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पूरे तरह से सेटलमेंट नहीं हुआ है, मतलब वो अभी तक खुला हुआ है। जैसे आपने कुछ खरीदा, उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो एक तरह से ओपन पोजीशन में है। अगर आपने कुछ खरीदा और उसका पेमेंट इमीडिएटली कर दिया तो वो ओपन पोजीशन में नहीं है। तो इसमें देखते हैं, एनी रेसिडुअल पोजीशन ऑफ ए बैंक एट द एंड ऑफ द डे ओवरबॉट, मतलब किसी दिन आपने ज़्यादा खरीद लिया एज कम्पेयर टू बेचने के, तो ये ओपन पोजीशन कहलाएगा बैंक के पार्लेंस में। नेक्स्ट ऑप्शन, एनी रेसिडुअल पोजीशन ऑफ ए बैंक एट द एंड ऑफ द डे ओवरसोल्ड, जब भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होगा तो वो ओपन पोजीशन कहलाएगा। सी नन, डी बोथ, ये ऑप्शन डी होगा। फॉर व्हाट पर्पस ए कंपनी बाइज अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जब भी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कंपनी खरीदती है तो उसका पर्पस क्या होता है। जब भी ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट होता है उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें जो कॉस्ट जो हमें लग रहा है वो रिड्यूस करना है और जो रिस्क होने वाला है उसको रिड्यूस करना है। तो ये जहां भी इस तरह के ऑप्शंस आपको मिले आप वो मार सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज मार्केट डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्शियरी मार्केट, डी ए एंड बी। इसका ऑप्शन ए एंड बी होगा, ये आपको भी पता है। अब जैसे कोई भी
सिक्योरिटीज सबसे पहले जो इश्यू होती है वो प्राइमरी मार्केट की होती है। ये प्राइमरी मार्केट जनरली कौन चलाता है? ये जनरली एसबीआई चलाती है, ठीक है, या आरबीआई। अब ये प्राइमरी मार्केट से निकलने के बाद अगर किसी किसी इंडिविजुअल या कंपनी के पास आ गई, अब उस कंपनी को भी किसी थर्ड लोग को बेचना है, तो वो कहाँ जाएगी? वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी, ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलमेंट रिफर्स टू। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी से कुछ खरीदे या अगर आप उसका पेमेंट कर दिए तो पूरा वो सेटलमेंट कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन सेल एंड परचेस ऑफ द फॉरेन करेंसी, हाँ ये आएगा। लेंडिंग एंड द बोरोइंग, ये भी आएगा। सेल एंड परचेस ऑफ द सिक्योरिटीज, ये भी आएगा। तो इसका ऑप्शन डी मतलब ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर अराइव्ड एट। कोई भी आगे का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, अब जैसे आज फॉरवर्ड और स्पॉट कैसे काम करता है, जैसे स्पॉट का कोई रेट आपको बता दिया गया, ठीक है। अब फॉरवर्ड में उसी में प्लस माइनस करके कुछ बता दिया जाएगा कि इतना प्लस माइनस होगा आगे, मतलब ये स्पेक्यूलेट किया जाता है कि इतना प्लस माइनस, प्लस या नहीं तो माइनस, अगर माइनस हुआ तो डिस्काउंट, प्लस हुआ तो प्रीमियम, ये टर्म्स है। तो अगर स्पॉट रेट दिया हुआ है जैसे 80 और फॉरवर्ड बता रहा है कि 3, ये एक फॉर्मूला से निकाला जाता है, उतना डेप्थ में हम लोग को नहीं जाना है, बस आप कंसेप्ट समझिए। स्पॉट जैसे 80 दिया हुआ है, फॉरवर्ड बोलेगा कि आफ्टर 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट इज +4 और बोलेगा आफ्टर 6 मंथ द फॉरवर्ड रेट इज -3। तो ये प्लस जो है ये प्रीमियम 4, तो ये आफ्टर 3 मंथ्स इसका रेट 84 हो जाएगा। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और आफ्टर 6 मंथ -3 है तो ये 77 हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर अराइव्ड एट, ऑप्शन ए ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ द टू करेंसीज, हाँ ये होगा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये एक तरह से फैक्चुअल है, आपको ये प्रोसेस समझना पड़ेगा, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन बी, डिफरेंशियल टू बी एडेड टू द एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट, यस। ऑप्शन सी, डिफरेंशियल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट, जैसे यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस हो रहा है। और ये ऑन द बेसिस, पहला ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ द टू करेंसीज, तो करेंसी का जो डिफरेंस आता है 3 मंथ के बाद जो हम लोग निकालते हैं, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, वो लोग लगाते हैं और वही लोग निकालते हैं, उससे ये निकलता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, बैलेंसेस हेल्ड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट अर्न इंटरेस्ट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नॉस्ट्रो अकाउंट करेंट अकाउंट होता है, उसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैलेंसेस हेल्ड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट डज नॉट अर्न इंटरेस्ट, ये ऑप्शन सही है। और सी बोथ एंड बी, नहीं ये नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने ये टॉपिक में सारा कंसेप्ट समझा दिया है। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से 3-4 बार देख लेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री डिस्काउंटिंग ऑफ द फॉरेन बिल्स इज। आपको बताया था मैंने री डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स क्या होता है। अब जैसे कोई बिल लेके आया, वो अगर किसी फर्स्ट बैंक को दिया तो वो डिस्काउंटिंग कहलाएगा, अगर कोई दूसरे बैंक को दिया तो वो री डिस्काउंटिंग कहलाएगा। तो ये पहला ऑप्शन होगा, एंड इंटर बैंक, ठीक है, ओके। ये बी भी होगा ये तो एक इंटर बैंक एडवांस होगा या ट्रांजैक्शन या ट्रेजरी प्रोडक्ट भी है, ये एक तरह से री डिस्काउंटिंग ऑफ द फॉरेन बिल्स, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैंकिंग इंटर बैंक ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड, इन इक्विटी एंड ऑप्शंस इंटर बैंक ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच इशू ऑफ द 91 डेज ट्रेजरी बिल इज फॉर, इट इज 500 करोड़। जब भी इशू होगा 91 डेज ट्रेजरी बिल का, ये कम से कम 500 करोड़ के लिए होगा। और 364 डेज का अगर ट्रेजरी बिल इशू होगा तो वो 1000 करोड़ का होगा। ऑक्शन ऑफ द 91 डेज ट्रेजरी बिल्स कंडक्टेड ऑन वीकली बेसिस और 364 वाला का फोर्टनाइट बेसिस। ट्रेजरी बिल्स ओपनड फॉर, ट्रेजरी बिल्स किसके लिए होता है? इट इज फॉर द कॉर्पोरेट्स, इट इज फॉर द HNI, इट इज फॉर द NRI, सो इट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉमर्शियल पेपर CP इशूड एट द फेस वैल्यू ऑफ, ये आपको फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फेस वैल्यू ऑफ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बैंक्स टेंड टू इन्वेस्ट इन द कॉमर्शियल पेपर्स? ऑप्शंस आर, क्रेडिट रिस्क इज रिलेटिवली लो एंड लिमिटेड टू द शॉर्ट पीरियड, ये ट्रू है। इल्ड इज हायर देन इंटर बैंक मनी मार्केट इल्ड, ये भी सही बात है। जब भी कॉर्पोरेट लोग होते हैं उनका, वो लोग हम मतलब बैंक के बॉन्ड से उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा देते हैं,
तो ये ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट, इट बीइंग अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क, ये भी सही है। तो ये ट्रेडेबल होता है कमर्शियल पेपर्स, आप इसको सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में BSE NSE ये ट्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म्स रिलेटेड टू रेपो इज, इनमें से कौन सा टर्म्स है जो रेपो से रिलेटेड है? हेयर कट। हेयर कट आपने सुना होगा बैंक में, जैसे बैंक अगर किसी को 50 करोड़ का लोन देती है और रिटर्न करते समय बोलती है कि ठीक है हम तुम्हारा 15 करोड़ माफ़ कर देते हैं, तुम 35 करोड़ ही दे दो, तो ये जो 15 करोड़ का जो अमाउंट ये चला जाता है उसी को हेयर कट बोलते हैं। तो ये रेपो से रिलेटेड है ये टर्म हेयर कट, और मैंने समझा दिया हेयर कट होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड बाई, किसके द्वारा इशूड होती है? ये होती है RBI के द्वारा, और ये 1 से 30 ईयर्स तक का इसका टेन्योर होता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बात कर रहा हूँ, और जब 1 साल से कम का होगा उसमें क्या क्या आ जाएगा? मनी मार्केट आ जाएगी, ट्रेजरी बिल्स आ जाएगी, और भी जो जो ऑप्शन जो जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे वो सब आ जाएगा। नेक्स्ट वन, कैश मैनेजमेंट बिल्स हैव मैच्योरिटी ऑफ, इट इज लेस देन 91 डेज। जब भी कैश मैनेजमेंट बिल्स इज गिवन और इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, जैसे ट्रेजरी बिल होता है ना, ट्रेजरी बिल 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, 364 डेज का होता है, और ये गवर्नमेंट इशू करती है। तो ऐसा बोला जाता था कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ लाए जो 91 डेज के कम का भी हो और उसको भी गवर्नमेंट इशू करे, तो ये कैश मैनेजमेंट बिल आ गया। उसके बाद तो कैश मैनेजमेंट बिल गवर्नमेंट को द्वारा इशू किया जाता है फॉर द लेस देन 91 डेज। बेसिस पॉइंट वैल्यू इज एसोसिएटेड विद, बेसिस पॉइंट जब भी दिमाग में आए वो एक तरह से परसेंटेज बताती है, और वो एक तरह से रिस्क मेजरमेंट बताती है। तो ये इसका ऑप्शन बी। कॉर्पोरेट डेट पेपर इंक्लूड्स, कॉर्पोरेट डेट पेपर ये क्या होता है? ये हमारा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म तो 1 साल के कम के लिए होता है, और कॉर्पोरेट अगर पैसा उठाती है मार्केट से, तो अगर उसको कॉर्पोरेट डेट पेपर के थ्रू उठाती है तो वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होगा, मतलब 1 साल के लिए ज़्यादा होगा। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या उसके पास ऑप्शन है? एक तो हमारा कमर्शियल पेपर्स है, एक हमारा है बिल रीडिस्काउंटिंग से वो पैसा उठा सकती है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से वो पैसा उठा सकती है, मगर उसमें जो बैंकिंग कंपनी है बस वही उठा सकती है। तो ये सब ऑप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिबेंचर्स आर गवर्नड बाय, ये कंपनी लॉ के थ्रू ये गवर्न होगा डिबेंचर्स। मैंने बताया बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में अंतर बस यही है कि बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, डिबेंचर्स कंपनीज इशू करती है। तो ये जो डिबेंचर्स कंपनी लॉ के थ्रू ये गवर्न होगी। तो दैट्स इट, थैंक यू। Please subscribe the channel and share the videos with your friends. Please like the videos. Thank you.